एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हम देख रहे थे व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसी उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला पॉइंट देख लिया था, वो था लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एक बार हम और यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि कितने तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक बार और हम उनको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला था लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वाज अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। Line and staff organization. What will be the third? Now we will see that the third point of organization is a functional organization. Functional organization. Functional organization. It can be called as a traditional concept. Okay. In traditional concept means this is an old concept which is used in the organization. That was a line organization, line and staff organization, functional organization. Now कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो मॉडर्न समय में डेवलप हुए। अगर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो किया और डेवलप किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कई सारी इंडस्ट्रीज बिजनेसेस, ठीक है, ये सब ब्रॉड लेवल पे काम करना स्टार्ट किए, तो कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स हैं जो डेवलप हुए। ठीक है, तो वो कौन से, इनको हम कह सकते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये है आपके ये कौन कौन से हैं। ये आपका हो गया मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वाज अ कमिटी, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि मॉडर्न टाइम में डेवलप हुए। इन ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म हुए। ठीक है, अदरवाइज ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ही पहले फॉलो होते थे। तो इसमें से हमने फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है, दैट व्हाट इज द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल सी द लाइन एंड स्टाफ organization. What is the line and staff organization? Second point is line and staff organization. Now what will be the structure and what will be the hierarchy of the line and staff organization? ये हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है,
थोड़ा बड़े में बनेगा ये, इस वजह से हमको स्पेस हटाना पड़ेगा। Now there will be a first hierarchy of board of director. ये क्या है? पहले हमारे टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, तो पहला होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर उनके अंडर में कौन हो सकता है? एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नाउ इन लोगों के बीच में दूसरा कौन हो सकता है? हम मान के चलते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर इज असाइनिंग अ असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी के अंदर में कौन हो सकता है? असिस्टेंट हो सकता है, ठीक है। और उस मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर में डायरेक्टर फिनांस, डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्टर मार्केटिंग, एक हायरार्की हम लेके चलते हैं। वो क्या है? डायरेक्टर फिनांस, डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, पहला आ गया डायरेक्टर फिनांस, डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड विल बी अ डायरेक्टर मार्केटिंग। डायरेक्टर मार्केटिंग, ये एक हायरार्की बन रही है जो अभी शो करेगी कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की होती है वो कैसी होती है, ठीक है। अब क्या होगा? इनके नीचे मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट होगा वो पर्सनल मैनेजमेंट, इनके अंडर मैनेजर हो सकते हैं। कि डायरेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में कौन कौन से लोग हो सकते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इनके अंदर में हो सकते हैं पर्सनल मैनेजर, फैक्ट्री एंड बजट। पर्सनल मैनेजर, ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर, एंड बजट मैनेजर। ठीक है, इनके अंदर में कौन लोग हो सकते हैं? देयर कैन बी अ पर्सनल मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर एंड बजट मैनेजर। और फैक्ट्री मैनेजर के अंदर में हम मान लेते हैं कि कुछ 3 फोरमैन काम करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड फोरमैन की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी। फोरमैन 1 या ए बोल सकते हैं हम, फोरमैन बी, फोरमैन सी। ये हो गई हमारी हायरार्की, ठीक है। ये हायरार्की हमारी हो गई प्लान स्पेशलाइज्ड, ठीक है। इसको हम प्लान स्पेशलाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हायरार्की जो हमारी बन रही है, इट इज शोइंग द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? इसमें तो हमने देख लिया कि ये एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें कुछ स्टाफ भी हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट के अंडर में काम करते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर में मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनके अंदर में कौन काम कर रहा है? असिस्टेंट
ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। और इनके अंदर में कौन, डायरेक्टर फिनांस, डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्टर मार्केटिंग। अब इनके असिस्टेंट कौन कौन हो सकते हैं, पर्सनल मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर एंड बजट मैनेजर। और फैक्ट्री मैनेजर के अंदर में फोरमैन ए, फोरमैन बी, फोरमैन सी ये काम करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि दीज ऑल आर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब क्या है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर का स्टाफ है। असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, उनका रिलेशन इससे क्या है कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने लिए एक स्टाफ हायर किया है, जिसको उन्होंने पोस्ट दिया है कि ये असिस्टेंट है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर का, एक असिस्टेंट की पोस्ट इनको दी गई है। ठीक है, तो हम इनके बीच जो दिखाएंगे, जाहिर सी बात है कि हम एक लाइन से दिखाएंगे, ये इनके लिए लायबल नहीं होंगे, ये इसके लिए लायबल होगा। ठीक है, तो हम ये चीज दिखाएंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक, ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ, इनके बीच का क्या रिलेशन है, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। This hierarchy shows the relationship between line and staff, and this point, dotted point, is showing the staff line, and this is showing a top management। ठीक है, ये लाइन मैनेजर है जो हॉरिजॉन्टली काम करता है। ठीक है, टॉप मैनेजर है। लाइन ऐसे दिखाया है और स्टाफ का ऐसे दिखाया है। ठीक है, ये रिलेशनशिप दिखा रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है कि एक लाइन एक फॉलो हो रही है, एक हायरार्की फॉलो हो रही है टॉप टू बॉटम, और उनका उनके स्टाफ से रिलेशनशिप ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है। ठीक है, अब हम एक डॉटेड लाइन और कहाँ बना सकते हैं, अब यहाँ देखेंगे हम डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के पास। ठीक है, डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का किससे रिलेशन है, उनका अपने पर्सोनल से रिलेशन है। ठीक है, ये ऐसे रिलेशन है इनका। ठीक, तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, ठीक, ये क्या शो कर रहा है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है और ये स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है। यानी ये ऐसी हायरार्की होती है जिसमें लाइन एंड स्टाफ दोनों के रिलेशनशिप दिखाया जाता है कि लाइन अथॉरिटी के अंदर में जो स्टाफ है वो काम करता है और उनके बीच में किसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या कम्युनिकेशन है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हायरार्की शो करती है। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन हम लोग कर लेते हैं कि व्हाट इज द लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, हम देख रहे हैं कि जो हमने पिछले वीडियो में देखा था लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसमें क्या था, केवल टॉप टू बॉटम जो अथॉरिटी थी, केवल हमने एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था कि दिस इज अ टॉप मैनेजमेंट, दिस इज अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड दिस इज अ लोअर लेवल मैनेजमेंट। उनके बीच क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डेलीगेट होती है, कैसे होती है। अब इसमें हमने क्या देखा है, लाइन और स्टाफ दोनों के कंबाइंड रिलेशनशिप को हम इस हायरार्की में देख रहे हैं। तो ये जो हायरार्की है वो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को शो करती है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, a line and staff organization, the distinction between the concept of line and staff should be noted। ठीक है, ये लाइन और स्टाफ के बीच में क्या रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इट कैन बी नोटिसेबल एंड लाइन रिफर्स टू दोज पोजीशन
an element of the organization which have a responsibility and authority and are accountable for accomplishment of primary objective. ये जो line organization show कर रहा है, which is not a dotted line, this is a straight line. Okay, this line is showing the some authority and responsibility which is delegated to their subordinates for accomplishment of desired goal. ठीक है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है. ये क्या दिखा रहा है, ये टॉप टू बॉटम, टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल के बीच में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, कौन किसके लिए लाइबल है, ये उसको दिखा रहा है, जो भी गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को उसको अचीव करने के लिए. ठीक है, और जो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या होते हैं, ये लाइबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हर फायदे और नुकसान के लिए, ये अकाउंटेबल होते हैं. अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या किसी कारणवश प्रॉफिट नहीं होता है या कोई लॉस होती है, तो इसके लिए अकाउंटेबल कौन होता है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन ही अकाउंटेबल होते हैं. ठीक है, क्योंकि ये हायर अथॉरिटी को से बिलोंग करते हैं और ये अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको डेलीगेट कर सकते हैं. ठीक है, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं. बट ये अगर कोई नुकसान होता है या कोई फायदा होता है तो ये अकाउंटेबल होते हैं उसके प्रति. उनको अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नुकसान हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, एमडी को कहा है दिस इज अ गोल एंड स्टैंडर्ड एंड यू शुड फॉलो दिस. एमडी क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा और ये अपने लोगों से काम करवाएगा कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, अथॉरिटी देगा कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुमको ये गोल इतने महीने में ऐसे अचीव करना है. मार्केटिंग मैनेजर अपने नीचे के लोगों को बताएगा कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है. लेकिन अगर इतने सारे स्ट्रक्चरल फॉर्म के बावजूद लास्ट में किसी एक चूक की वजह से, किसी एक डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम की वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन को घाटा हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो वो पूरे लॉस को कौन बियर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, तो यही अकाउंटेबल होते हैं, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंटल लॉस के लिए अकाउंटेबल होते हैं. The line within the organization is thus the relationship that identified and cannot people working towards a common goal. ठीक है, और ये जो लाइन दिखाई गई है डॉटेड लाइन, ये ऐसे रिलेशनशिप को दिखाती है अपने टॉप और लोअर लेवल एम्प्लॉय के बीच में, अपने स्टाफ के बीच में ऐसे रिलेशन को दिखाती है जिनको कोई कॉमन गोल को अचीव करने के लिए हायर किया गया है, पोस्ट किया गया है, डेलीगेट किया गया इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, ये डॉटेड लाइन. This relationship may be looked upon as a chain of command of communication and accountability. ये जो लाइन डॉटेड लाइन दिखाई गई है, ये किस चीज को शो कर रही है, ये इनके कमांड को, कम्युनिकेशन को, ठीक है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रही है कि किस डिपार्टमेंट का अपने लाइन, अपने स्टाफ के साथ किस तरह का रिलेशन है, कौन किसके लिए लाइबल है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड स्टाफ element are those which have responsibility and authority for providing advice and services to the line in the attachment of objective. अगर कोई सुझाव देना हो, कोई सजेशन देना हो, कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजिंग करनी हो, गोल्स को हम अचीव करने वाले हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंट्रोलिंग करनी है नहीं करनी है, ये सारी चीजों की जानकारी अपने लाइन स्टाफ को, अपने लाइन ऑर्गेनाइजेशन को कौन प्रोवाइड करता है, उनका स्टाफ जिसके अंदर में ये काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो स्टाफ की लाइन है, ये इनको समय समय पे कोई एडवाइस देनी हो या लेनी हो कोई एडवाइस, या किसी प्रॉब्लम, अपने काम के वर्क का फीडबैक देना हो, काम का वर्किंग कैसे चल रहा है, ये उनको समय समय पे बताते रहते हैं.
क्या हो रही है, अथॉरिटी जो हो रही है टॉप टू बॉटम इसमें भी फ्लो हो रही है, ठीक है। लेकिन समय समय पे अगर कोई कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है तो हायर अथॉरिटी अपने स्टाफ से भी कम्युनिकेट करता है, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। और जो भी इंफॉर्मेशन इन लोग के बीच आदान प्रदान होता है, जो भी इंफॉर्मेशन ये लोग लेते हैं और देते हैं, वो जो भी गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अकम्प्लिश करने के लिए, सेम गोल्स को अचीव करने के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ही ये उस पर काम करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गई लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर, जिसमें ये दिखाया जा रहा है दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी। नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकते हैं, क्योंकि लाइन और स्टाफ दोनों ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में जो भी पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं या उनके किसी एक बात पे दोनों का मत अलग अलग हो सकता है। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन अगर है आपके वहाँ या फॉर्म है, वैसे अधिक सारे ऑर्गेनाइजेशन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, ठीक है। कि हो सकता है किसी एक पॉइंट पे अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के या अपने टॉप मैनेजमेंट के किसी डिसीजन पे उनके स्टाफ को वो एग्री ना हो, ठीक है, वो डिससेटिस्फाई हो, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट विल बी अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे अब। जैसा कि नाम से ही डिसाइड ये पता चल रहा है कि फंक्शनल यानी जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं ये हम आगे देखेंगे, पहले थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल फोरमैनशिप। फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट हमने टेलर की थ्योरी में, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ टेलर का जो हमने वीडियो में देखा है, ठीक है, उसमें उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताया था कि देयर शुड बी अ 4 to 5 सुपरवाइजर विल बी वर्क अंडर द वन हेड या वन पर्सन, ठीक है। उनका कहना था फंक्शनल फोरमैनशिप में कि एक पर्सन अगर है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, तो उसके अंडर में कम से कम 3 से 4 सुपरवाइजर काम होने चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा कि उन्होंने कहा था एक क्लर्क रूट क्लर्क होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होना चाहिए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होना चाहिए, ठीक है, टाइम फटीग मोशन इस तरह के का भी उन्होंने दिया था। तो उन्होंने रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, ये सारी चीजें डिसाइड की थी ना कि एक फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर में कम से कम 3 से 4 सुपरवाइजर होने चाहिए। कहीं ना कहीं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, और ये कैसे है ये हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं इसको। As we pointed out earlier, Taylor's functional foremanship is a pattern of supervision at the shop level rather than organization structure. ठीक है, उन्होंने शॉप लेवल पे क्या डिवाइडेशन होना चाहिए ये बताया था, जबकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थोड़ा उससे अलग है, ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग ऑल द वर्क टू बी डन इनटू मेजर फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिविजन। ये किस पे डिपेंड है, ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने फंक्शनल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो पहले हम लोग इसका एक हायरार्की बना लेते हैं, ठीक है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। अब इस मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर में फंक्शनल डिपार्टमेंट हम डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शनल या ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, जहाँ पे मशीनों से काम होता हो, जहाँ पे फंक्शनल वर्क होते हैं, ठीक है, ऑपरेशनल वर्क होते हैं। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? फिनांस, पर्सोनल, परचेज, finance, personal and purchase and secretarial। ठीक है, सेक्रेटेरियल पोस्ट, ये सब क्या हो गए? ये हमारे ऑपरेशनल टास्क को, हमारे फंक्शनल डिपार्टमेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये है फंक्शनल डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये हो सकता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ये जो हायरार्की शो कर रही है, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को दिखा रही है। ठीक है, ये कैसे इस हायरार्की को प्रूव कर रही है, ये हम आगे इसको देख के देखेंगे। Functional organization is formed by grouping all the work to be done into major functional department and divisions। तो क्या है कि हमने ग्रुपिंग एक्टिविटीज, हमने सारे वर्क को, काम को हमने ग्रुप कर लिया और उस बेसिस पे हमने डिवाइड किया डिपार्टमेंट को कि इसके लिए हमें क्या डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? फिनांस की, पर्सनल की, परचेज की एंड सेक्रेटेरियल की, और एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। ये हमने अपने वर्क के अकॉर्डिंग इसको हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट्स अंडर वन कोऑर्डिनेटिंग हेड। ये क्या, इसके हेड कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर किसका हेड है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का। और उसी एमडी के अंडर में फिनांस, पर्सनल, परचेज एंड सेक्रेटेरियल भी आते हैं। ठीक है, आप देखेंगे लाइन से शो हो रहा है ये। Thus, the manager of manufacturing responsible and accountable for all manufacturing work done। ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, ये सेपरेट डिपार्टमेंट अपना है, हमने डिपार्टमेंटेशन किया है इसमें अकॉर्डिंग टू द वर्क एंड नीड। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी कहाँ तक सीमित है? अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए ही ये लाइबल है, अकाउंटेबल है। थ्रू आउट द कंपनी ऑल प्लांट फॉर ऑल प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, द सेम वुड बी थ्रू ऑफ मार्केटिंग। ऐसे ही ये सारे जितने भी हैं, फिनांस, पर्सनल, परचेज, सेक्रेटेरियल, ये सारे डिपार्टमेंट्स भी क्या है? इनका खुद का अपना एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। वो अपने डिपार्टमेंट के लिए ही लायबल होंगे, चाहे जितने भी प्रोडक्ट लाइन हो। ठीक है, जैसे अगर कहीं चिप्स का ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ चिप्स का पैकेट का प्रोडक्शन हो रहा है, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एज एग्जांपल मान लेते हैं, वहाँ पे चिप्स का भी बनता है, कोल्ड ड्रिंक बनती है, बिस्किट्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे 3-4 प्रोडक्ट और हो सकते हैं। तो ये क्या है? दीज ऑल आर अ प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट की चेन है, एक प्रोडक्ट लाइन है। अब इन सारे प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है? तो चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फिनांस, इनका डिपार्टमेंट सेपरेट होगा। कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स या जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो A to Z कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसकी जो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सेपरेट है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फिनांस, पर्सनल, ये अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट लाइन सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग।
और उनका अपना एक सेपरेट रोल होता है. दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर देयर डिपार्टमेंट ओनली. ठीक है, फिनांस डिपार्टमेंट के लिए लाइबल है, अकाउंटेबल है. उसमें जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो स्पेशलाइज तरीके से अपने ही डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है. In other words, functional organization refers to a pattern in which an executive specialize in particular area and management problem and issue order throughout the organization with respect to their functions. ठीक है, in such an organization, individual subordinates receive instruction for several functional heads. ये जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, इनको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ऑर्डर रिसीव करना होगा, ये अपने हेड के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं. जैसे फिनांस के अंदर में भी हो सकते हैं कुछ पर्सन हो, पर्सनल के भी, और मार्केटिंग के अंदर में भी हो सकते, तो और ये फिनांस भी किसी के अंडर में है. तो ये क्या है, ये अपने लाइन और जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लाइन अथॉरिटी के ही सारे ऑर्डर को, सारी चीजों को ये लोग फॉलो करते हैं. तो ये ग्राफ हो गया आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का. ये आपका हो गया लाइन है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और ये सेकंड हो गया आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यानी सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट हमने देख लिया है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या नेक्स्ट इसके आगे देखेंगे कि व्हाट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो मॉडर्न फॉर्म में है आपके कमिटी एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. तो पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ एडवांटेज जान लेते हैं. ये क्या होता है, दिस इज ए स्पेशलाइजेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है सभी डिपार्टमेंट्स का. तो वर्क और जो भी काम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी गोल्स है, उनको अचीव करने में हमें इजी रहता है. और हम जहाँ भी जैसे भी कंट्रोलिंग, जिस तरह की भी कंट्रोलिंग की जरूरत होती है, हम इजीली उस डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स क्या है, स्पेशलाइज्ड है. इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, जब डिपार्टमेंट सेपरेट होते हैं तो हमें जो वेस्टेजेस होने के चांसेस रहते हैं वो कम होते हैं. अगर एक अंडर द वन रूफ अगर सारे डिपार्टमेंट्स काम करते, मीन्स एक ही हेड होता, एक ही डिपार्टमेंट है जो मैन्युफैक्चरिंग को भी देख रहा है, पर्सनल को भी देख रहा है, मार्केटिंग भी देख रहा है, तो क्या होता, इससे हॉच पॉच की कंडीशन रहती और वन मैन के ऊपर ही सारे बर्डन होते, जिस वजह से जो हमारा गोल्स हम अचीव करना चाह रहे हैं वो तो टाइमली बेसिस पे नहीं अचीव हो पाता. और दूसरा क्या होता कि जो भी काम है उसमें डिले होता, और जो वेस्टेजेस है वो वेस्टेजेस इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते. तो इस वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए हम अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको एज ए स्ट्रक्चर, एज ए डिपार्टमेंटेशन उसको डिवाइड कर लेते हैं. इससे क्या होगा, हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी हमें डेलीगेट करनी होगी वो हम इजीली या इजी वे में उसको डेलीगेट कर सकते हैं. और जो भी कंट्रोलिंग है, अगर किसी भी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग करने की जरूरत पड़ती है तो हम केवल जो भी रॉ मटेरियल, जो भी चीजें यूज करते हैं, जो भी मशीनरी यूज करते हैं, वो हमें पता होता है कि हम उस स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में ही उस मशीनरी को यूज करना है. तो जो वेस्टेजेस होने की पॉसिबिलिटी होती है वो हमारी कम होती है. इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, फॉर्म को बनाता है, उसको डिवाइड करता है. कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होता है इसमें. एक एडवांटेज और होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कि इसमें क्या है,
कोऑर्डिनेशन, ईच ऑफ एवरी एम्प्लॉय, चाहे वो लाइन एंड स्टाफ हो, चाहे एक लाइन अथॉरिटी फॉलो हो रही हो टॉप टू बॉटम, उनके बीच में जो उनके वर्क को लेके, जो उनके गोल्स को कंप्लीट करने का जो एक टारगेट होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक है, दे आर इजीली कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर। इसमें कोई ऐसा एरर भी नहीं आता है कि जिससे उनके वर्क को परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम हो। एंड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन का मतलब है कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू वर्क हमने उसको ऑर्गेनाइज किया है, उसको डिपार्टमेंटेशन में बांटा है, उसको एक हायरार्की में डेवलप किया है, तो कहीं ना कहीं हम डिपार्टमेंटल लेवल में, या हमें पता होता है कि हमारा ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है, उसकी अप्रेजल भी हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में हमको एज ए एक्सपेंशन काम करना हो, अपने डिपार्टमेंट्स को, अपने वर्क को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना हो, तो हम इजिली इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके रिगार्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कौन सा वो प्रोडक्ट लाइन है, कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके बेसिस पे हम अपने फ्यूचर में अपने ऑर्गेनाइजेशन को और एक्सपेंड कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। ठीक है, अगर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं ये हम देखेंगे। लाइन एंड स्टाफ में भी कुछ लिमिटेशंस हैं एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो पहला क्या होगा, मल्टीपल कमांड एंड डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं मल्टीपल कमांड्स होते हैं। ठीक है, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ और कह रहा है, एमडी कुछ और कह रहा है, और जो डिपार्टमेंटल हेड्स है जैसे फिनांस, पर्सनल, ये लोग कुछ अलग बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के बीच में आपस में डिपार्टमेंटल लेवल पे मिसकम्युनिकेशन भी जनरेट होता है और डिफिकल्ट होता है उनको कमांड में कि कौन सा कमांड किसके कमांड को हम फॉलो करें, टॉप मैनेजमेंट का माने या अपने डिपार्टमेंटल हेड की बात को हम सुने। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी होती है कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, तो ये ऐसे कई सारे लिमिटेशंस भी हैं जो होते हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे दैट व्हाट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें पहला हो जाएगा कमिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड विल बी अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन।